हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी विद अवनीश पाल में। मैंने आरटीआई से ईएसआईसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2019 के स्किल की कॉपी मंगाई है, जो कि 20 अक्टूबर 2019 को तेलंगाना रीजन के स्किल टेस्ट में बोली गई थी। उसे ही आज मैं यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोलूँगा। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आज पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की कोई सीमा नहीं है जो लांघी न गई हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में अशांति बढ़ गई है, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, शिक्षक के लिए कठिनाइयां हो रही हैं, छात्रों में दंगल मच रहा है, वहां आज सिर फूट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोलकाता की शांति, पश्चिम बंगाल की शांति, सारे देश की शांति और जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह सही है कि अगर आगे के कुछ दिनों के अंदर हमने वहाँ की व्यवस्था को मजबूती से हाथ में न लिया, उसको सुधारा नहीं, तो आप जिस मिड टर्म चुनाव की बात करते हैं, मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं, वह चुनाव आप नहीं करवा सकेंगे। अगर वह होंगे तो भी तो सही परिणाम न दे सकेंगे। मैं पिछले दिनों कोलकाता में 3-4 दिन रहा। आज वहाँ बेकारी बढ़ी हुई है। आज वहाँ भूमि की समस्या है। पिछले 6 महीनों में जितनी समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से प्रयत्न किया गया, कलकत्ते की गाजत, कलकत्ते की गंदगी मिटाने के लिए और कलकत्ते की समस्याएं हल करने के लिए, उसमें हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ की मोर्चा सरकार ने अपने समय में घेराव द्वारा कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी। आज जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, वहाँ मोर्चा सरकार के बाद और अधिक पैदा हुई हैं। आज मोर्चा सरकार ने नक्सल पंथियों को ठीक से नियंत्रित किया होता, उनका ठीक से दमन किया होता, तो खास तौर से पश्चिम बंगाल में यह स्थिति पैदा न होती। जो नक्सल पंथियों का मूवमेंट था, वह आज पश्चिम बंगाल का मूवमेंट नहीं रह गया है। आज झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के अंदर सर्वत्र उसकी गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि नक्सल पंथियों के आगमन के बाद हम पश्चिम बंगाल में स्थिति को काबू में नहीं ला सके, उसको नियंत्रित नहीं कर सके और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि एक अलग ही अनियमित परिस्थिति पैदा हो रही है। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड और देश के अन्य भागों में सभी प्रांतों में इसकी हवा फैलने लगी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही एक रास्ता है।
सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद निषेध के संबंध में हाउस के सामने पेश हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के 2 भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और ख़ास बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह ज़रूरी है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान देना है, किसी चीज़ को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसलिए नशाबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, क्रिश्चियन की बाइबल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहाँ जहाँ भी ढील दी गई है, जहाँ जहाँ शराबबंदी नहीं हुई है, वहाँ पर देखने से पता
चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि होती है।